नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, ये जो अपना सेशन होता है 10 से 11 बजे का, इस सेशन के अंदर रोज़ाना सोमवार से लेकर के शनिवार तक हम बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान के भूगोल की। उसके बाद संडे को इसी सेशन के दौरान हम चर्चा करते हैं अपने उत्कर्ष ऐप के अंदर जो करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है उसके वीडियो सॉल्यूशन की। तो ये जो आज मंडे टू सैटरडे की बात करें, हम राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान के भूगोल के सेशन की चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ये राजस्थान के आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों के ऊपर एक पहली क्लास हमारी हो चुकी है और आज ये सेकंड क्लास अपने इसके ऊपर आती है। तो जो बाकी बच गई जो झीलें हैं वो चर्चा करेंगे और क्या क्या उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद हो, पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स भी अच्छे से बना रहे होंगे और चीज़ें समझ में आ रही होंगी और समझ में नहीं और दिल और दिमाग में बैठ करके याद भी हो रही। और हाँ, एक दो बार मेरे भाई रिवीजन भी कर लेना। एक दो बार रिवीजन कर लोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कि रिवीजन करने से चीज़ें याद हो जाती हैं। आप लोग रैंडमली उसको बार बार रिपीट करते हैं तभी याद होती हैं। तो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई करें शुरुआत। आ जाओ, हम बात कर रहे थे राजस्थान की झीलों की बात कर रहे थे। शायद हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, राजस्थान की झीलें। अपना चैप्टर चल रहा था राजस्थान की झीलें। और राजस्थान की झीलों की बात करें तो पहले वाली जो कक्षा थी शनिवार को, उस कक्षा के अंदर एक तो हमने कर दिया था भाई इसका वर्गीकरण, कि राजस्थान की जो झीलें हैं इनको कितने भागों में बांटा जाता है, इसका वर्गीकरण हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी किसकी, मीठे पानी की झील जो आती है, मीठे पानी की झीलों की बात करें, ये मीठे पानी की झीलों को पढ़ रहे थे। और इन मीठे पानी की झीलों के अंदर शायद एक तो हमने जयसमंद झील की बात करें, जयसमंद झील पढ़ ली थी। एक हमने पढ़ ली थी पिछोला झील की बात करें, एक हम लोगों ने शायद पिछोला झील पढ़ी थी, शायद पिछोला झील पढ़ ली थी, पिछोला झील पढ़ रहे थे, सॉरी पढ़ रहे थे पिछोला झील। तो हाँ, पिछोला झील तो पढ़ रहे थे। और एक हमने पढ़ ली थी भाई यहाँ पर पुष्कर झील की बात करें, एक हमने जयसमंद, उसके बाद एक पुष्कर झील पढ़ रहे थे। और पिछोला झील को हम लोग पढ़ रहे थे। पुष्कर हो गई थी पक्का पक्का। हाँ जी, आ जाओ भाई करें स्टार्ट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं और हम बात कर रहे थे पिछोला झील की, यही तो पढ़ रहे थे पिछोला झील, हम लोग पढ़ रहे थे पिछोला झील। और भाई जहां तक लिख लिया होगा उस मैटर को मैं फटाफट से लिख देता हूं और उसके बाद इससे संबंधित और क्या क्या बातें आती हैं वो मैं चीज़ें यहाँ से बता देता हूँ। इस पिछोला झील की बात करें, ये पढ़ लिया था, ये देखो फटाफट आप लोगों ने बना रखा है, उदयपुर के अंदर है ये जो झील थी। इस झील के अंदर एक नदी तो आकर के गिरती है जिसका नाम था सीसारमा। एक तो कौन से आकर गिर रही थी, सीसारमा की बात करें। एक कौन सी आकर के गिर रही थी, बूजड़ा की बात करें, एक बूजड़ा थी। उसके बाद देखा था कि इसके अंदर भाई दो महल थे, एक का नाम था जगत मंदिर की बात की जाती है। और इस जगत मंदिर की क्या विशेषता थी, इस जगत मंदिर की क्या विशेषता थी वो हम लोगों ने पढ़ ली थी। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, और शाहजहां के द्वारा विद्रोह के समय शरण ली गई थी। और 1857 की जो क्रांति थी उस दौरान नीमच छावनी के जो अंग्रेजी जो परिवार थे उनको यहाँ पर शरण दी गई थी। ये बातें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली थी। उसके बाद भाई एक हमने यहाँ पे देखा कि इसी के अंदर एक महल है जिसका नाम था जगत निवास। एक नाम क्या था उसका, जगत निवास। और इस जगत निवास की बात करें, इसको भी हमने पढ़ा था कि इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में इसे होटल लेक पैलेस बना दिया गया। और एक यदि हम बात करें भाई, एक हॉलीवुड अभिनेता आता है टॉम क्रूज, और टॉम क्रूज जो मिशन इम्पॉसिबल, उनकी मिशन इम्पॉसिबल शायद उनकी मूवी है, उनका जो हीरो था उन्होंने अपनी शादी यहीं पर की थी। और यहाँ पर शादी करने के बाद ये जो होटल पैलेस जो था, लेक पैलेस थे, चर्चा के अंदर आ गया था। तो ये बातें यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ ली थी। हाँ भाई नमस्ते। चलो जी, ये तो पढ़ लिया था। उसके बाद इसके साथ और क्या क्या चीज़ें थी वो देखो। एक इस पिछोला झील की बात करें, इस झील के सहारे क्या आ जाता है भाई, तो एक आता है नटनी का चबूतरा। अब आपको लिखना है, एक यहाँ पर क्या आ जाता है, नटनी का चबूतरा। सर ये क्या था, ऐसा कहा जाता है
कि एक नटनी थी, रस्सी पे चल के अपना आजीविका चलाती थी। एक बार वो मेवाड़ राजा के दरबार में जाती और कहती कि महाराज मैं कलाकार हूँ और मैं रस्सी पे चल सकती हूँ बिना किसी सहारे के। तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कर सकती है क्या। तो कहा कि महाराज मैं आपको दिखा देती हूँ चल करके और कुछ दान दक्षिणा दे दीजिएगा। उन्होंने कहा बेदी रस्सी से तो चल सकती है तो 2-4 किलोमीटर 2-4 कदम तो कोई भी चल लेगा भाई, इतना तो चलना है, क्या हुआ, ये तो कोई भी चल लेगा। ये चलती कहा गया, मैंने देखा नहीं था उस ज़माने में। फिर कहा कि इतना ही चल सकती है तो मेरी जो पिछोला झील है ना, ये जो हमारी पिछोला झील है, इसको पार करके दिखा दो, आधा साम्राज्य तेरे नाम कर दिया जाएगा। उसने कहा महाराज मुझे चलना है, चाहे मुझे 4 कदम चलने पड़े, चाहे 400 कदम चलने पड़े। अब वो कहते हैं कि जो नटनी जो थी वो पिछोला झील के दोनों रस्सी बांध दी जाती है, इसके ऊपर चलना प्रारंभ करती है और जैसे वो एंड की ओर आनी होती है तो ऐसा लगता है कि भाई वो पार कर गई और सम्राट जो महाराज थे उनका आधा शासन चला गया। तो ऐसे कहते हैं कि रस्सी को कटवा दी गई। अब कहाँ है मुझे नहीं पता है। और कहते हैं कि उसकी वजह से वो जो नटनी थी उस चबूतरे के अंदर गिर जाती है और उसकी याद में यहाँ पर क्या बना दिया गया, चबूतरा बना दिया गया। ऐसा कहा है, देखा पुण्य भी नहीं है। उसके बाद एक हम बात करें इसी के किनारे पर एक आती है भाई बागोर की हवेली। इसी पिछोला झील के किनारे पर एक क्या स्थित है, बागोर की हवेली यहाँ पर स्थित है। सर इस बागोर की हवेली की खासियत क्या है भाई? इस बागोर की हवेली की खासियत ये है कि एक तो ये यहाँ से याद रखें, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर रखी हुई है। एक बात तो ये यहाँ पर आता है। और दूसरे यदि हम बात करें तो इसी बागोर की हवेली की बात करते हैं, यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करें, इस केंद्र का मुख्यालय यहाँ पर है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है उसका मुख्यालय यहाँ पर है। अब इतना तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके साथ अब 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जोड़ते हैं, तब मजा आए कि नहीं आए। करंट अफेयर्स इसके साथ जोड़ दे तो ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स क्या बात है, समागम हो जाए तो मजा आ जाए भाई। चलो अब बता दो, यहां से पहला तो क्वेश्चन बता दो कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड, बांधने का रिकॉर्ड बता दो मेरे भाई किसके नाम पर है। चलो जी अब आएगा मजा कि कितना सारा आया, स्वाद आया है, कितने सारी चीजें आपको याद है। बता दो भाई। हाँ बता दूंगा बेटा, सब बता दूंगा, यहां से चिंता मत करो। हाँ जी बताओ, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम पर है? इतना बता देता हूं कि जो व्यक्ति है उसका संबंध बीकानेर से है। उसका संबंध कहां से है? बीकानेर से है। सोनू खान नहीं है, पवन व्यास। क्या नाम है? पवन व्यास। याद रखना क्या नाम है? पवन व्यास। और इनका संबंध कहां से है? बीकानेर से। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का जो रिकॉर्ड है वो पवन व्यास के नाम से, उसका संबंध कहां से? बीकानेर से है। और मेरे भाई इसी बीकानेर से एक नाम आता है जिसका नाम है सोनू खान। सोनू खां की बात की जाती। क्या नाम आता है? सोनू खां की बात की जाती है। और ये जो सोनू खां है ये जोधपुरी साफा बांधती है। ये जोधपुरी जो साफा है ये बांधती है। तो 2 करंट से याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड पवन व्यास के नाम से बीकानेर से, और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर? इसी बागोर की हवेली में है। और यदि हम बात करें जोधपुरी आन बान शान साफा और पगड़ी की बात करें, ये बांधने वाली महिला, पहली महिला कौन है? तो सोनू खां की बात की जाती है। उसका संबंध भी कहां से है? इसी बीकानेर से आता है। चलो एक और देखो, ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय यहां पर है। तो इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है? और याद रखना इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? राज्यपाल इसका अध्यक्ष होता है। पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय भी यहां पर आ जाता है। उसके बाद और देखो भाई, इसी पिछोला झील की बात करें सर, यहां पर क्या है? तो इसी पिछोला झील की बात करें मेरे भाई, यहीं पर हम बात करें तो याद रखना एक यहां पर आ जाता है कि विश्व की पहली, यहीं पर विश्व की पहली
विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन किया गया है। शाबाश। विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहां पे चलाई गई? तो याद रखना वो इसी पिछोला झील की बात यहां पर की जाती है। और एक यहां पर भी हम बात करें, ये हाल ही के अंदर जो क्रूज को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के चर्चा में है, तो यहां पर क्या भाई, एक याद रखना, यहां पर राज्य का एक बच्चा कह रहा है, चलो यहां पर तो हाँ जाएगा। एक यहां पर हम बात करें तो हाल ही के अंदर यदि हम बात करें तो क्रूज द्वारा प्रदूषण को लेकर के चर्चा में है। प्रदूषण को लेकर के क्या है, ये चर्चा के अंदर है। ठीक है भाई, प्रदूषण को लेकर के चर्चा के अंदर आ जाती है। तो ये इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये तो पहले पढ़ चुके थे। नटनी का चबूतरा यहां पर है, बागोर की हवेली यहां पर है, और बागोर की हवेली के साथ ये बातें 2-4-5 बातें हम लोगों ने पढ़ी। विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन यहां पर किया गया, और एक यहां पर क्रूज द्वारा प्रदूषण को लेकर के चर्चा के अंदर भी आई थी, वो उसका नाम क्या है, पिछोला झील की बात यहां पर की जाती है। शाबाश भाई। एक बच्चा कह रहा कि सर 2009 को अशोक गहलोत ने इस झील के पुनर्उद्धार का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। मेरे बेटा, पुनर्उद्धार के कार्यक्रम की बात करें, ये बहुत बार चलते रहते हैं, इसलिए पर्टिकुलर किसी समय विशेष की बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय समय पर इन झीलों के पुनर्उद्धार की जाती है। और वो पुनर्उद्धार इसलिए किया जाता है कि जो नदियां आती हैं वो नदियां अपने साथ मिट्टी वगैरह लेकर आती हैं, जिसकी वजह से इस झीलों की जो तलहटी है उसमें गाद या मिट्टी जम जाती है, और समय समय पर उनका पुनर्उद्धार किया जाता है। हो गई बात यहां से। चलो आगे चलते हैं, अब आगे बढ़े भाई। ओके, हाँ जी, अगली झील की बात करें। सर अगली झील कौन सी है? अगली झील की बात करें मेरे भाई, अगली झील यहां से आ जाती है राजसमंद झील। अगली झील कौन सी है? राजसमंद झील है। और अच्छे से नोट्स बना लेना, जैसा बना रहा हूं वैसे लिखते चलना। कहां? कॉपी के अंदर भी लिखते चलना, और अपने दिल और दिमाग में भी छापते चलना कि सर ऐसे की ऐसे जवाब आ जाएंगे भाई। देखो भाई यहां से, हाँ भाई, राजस्थान का दूसरा रोपवे, तोप वाले दरगाह, शाबाश। देखो राजसमंद झील की बात करें, ये पहली चीज ये है कहां पर? ये कांकरोली की बात की जाती है। कहां पर है? कांकरोली। और कांकरोली कहां पर है? राजसमंद के अंदर। एक तो चीज याद रखना कि भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम पे कोई शहर या जिला मुख्यालय नहीं है? तो एकमात्र जिला जिसका नाम क्या आता है? राजसमंद। इस राजसमंद का जिला मुख्यालय कहां पर है? कांकरोली के अंदर है। और इसी कांकरोली की बात करें, यहीं पर क्या आ जाती है? राजसमंद झील आ जाती है। और इस राजसमंद झील के निर्माण की बात करें कि भाई इसका निर्माण कब और किसके द्वारा और कैसे करवाया गया, तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये महाराजा राज सिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाया गया 1662 से लेकर के 1668। कैसे हम कह सकते हैं कि भाई ये एक नदी आती है और इस नदी का नाम आता है गोमती नदी। ये नदी कौन सी है? गोमती नदी। और इस गोमती नदी पर मेरे भाई एक बांध बनाया गया। ये एक बांध बना दिया साहब इस गोमती नदी पर। और ये बांध किसने बनाया? तो महाराजा राज सिंह के द्वारा। किसका नाम आता है? ये बांध बनवाया था महाराजा राज सिंह ने बनवाया। और राज सिंह ने बनवाया इसीलिए नाम क्या पड़ गया? राजसमंद पड़ गया। महाराणा राज सिंह के द्वारा इस बांध का निर्माण करवाया गया था 1662 से लेकर के और 1668 के दौरान। तो ये बांध यहाँ पर आ जाता है और इस बांध की वजह से ये जो पानी इकट्ठा हुआ और ये एक झील बन गई भाई। इस झील को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राजसमंद झील। इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? राजसमंद झील के नाम से जाना जाता है। तो महाराजा राज सिंह के द्वारा 1662 से लेकर के 1668 के दौरान गोमती नदी के ऊपर गोमती नदी के ऊपर एक बांध बना करके इस झील का निर्माण करवाया था। लेकिन यह भी कहा जाता है, लेकिन याद रखना, यह भी कहा जाता है कि ये जो झील है महाराजा राज सिंह ने तो इसे कहते हैं कि इसे स्वरूप दिया था। ये कहते हैं कि पहले एक घेवर नामक एक लड़की थी
और वो घेवर जो थी वो यहाँ पर एक झील बनाना चाहती थी, लेकिन ये जो गोमती नदी है ये अपने साथ मिट्टी वगैरह लेकर के आती थी और वो जो इस क्षेत्र के अंदर वो झील जो है वो पट जाती थी वापस से, पूरा उसका पार्ट जो है ना वो मिट्टी से भर जाता था और झील बन नहीं पाती थी। तो ये जो कहते हैं कि घेवर जो है ना ये किसी समझदार के पास, जानकार के पास, या ऐसे लोग जो भाई जो थोड़ा बहुत वास्तुशास्त्र के तंत्र मंत्र को जानते होंगे उसके पास गई और जाकर के पूछा कि महाराज, या जो भी कहा कि मैं एक झील बना रही हूँ लेकिन उस झील का निर्माण नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि उस व्यक्ति विशेष ने कहा था कि भाई तू घेवर, तू सती हो जा। यदि तू सती हो जाएगी ना, यदि तू सती हो जाएगी तो फिर इस झील का निर्माण हो जाएगा। इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये जो झील है, इस झील के किनारे पर मेरे भाई क्या है, ये कहते हैं कि इस झील के किनारे पर घेवर माता का मंदिर है। यहाँ पर क्या है भाई, घेवर माता का मंदिर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर क्या है, घेवर माता का मंदिर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, एक तो बात यहाँ से हो गई। एक यदि हम बात करें, ये कहते हैं कि इसी झील के किनारे पर द्वारिकाधीश का मंदिर है। यहीं पर क्या जाता है भाई, किसी झील के किनारे पर द्वारिकाधीश का मंदिर आ जाता है। इसी राजसमंद झील की बात करें, एक यहाँ पर कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार इससे पूछी जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, और वो ये कि इस झील के किनारे पर मेरे भाई क्या है, इस झील के किनारे पर एक नौ चौकी पाल है। इस झील के किनारे पर क्या है, एक नौ चौकी पाल है। सर ये नौ चौकी पाल क्या होता है? नौ चौकी पाल की बात करें तो 25 संगमरमर के जो पत्थर हैं के पत्थर पर शिलालेख हैं। 25 संगमरमर के पत्थर पर क्या लिखे हुए हैं, शिलालेख लिखे हुए हैं। और इन शिलालेखों को क्या कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, नौ चौकी पाल। तो इसी झील के किनारे पर 25 संगमरमर के पत्थर हैं और उनको लिखा गया है, और उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं भाई, नौ चौकी पाल। उसका उत्तरी जो भाग है, हाँ ऐसा भी आता है कि इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं नौ चौकी पाल। ये जो संगमरमर के जो 25 पत्थर हैं जिनके ऊपर शिलालेख हैं, इनको एक नाम और याद रखना, इनको क्या कहा जाता है, इनको राज प्रशस्ति भी कहते हैं। इनको राज प्रशस्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है, इसलिए इसको राज प्रशस्ति कहते हैं। और इसका उत्तरी जो भाग आता है, इसी उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल कहते हैं। और जब हमने राजसमंद जिला दर्शन पढ़ा था तो मैंने आपको इसका चित्र दिखाया था, डायग्राम दिखाया था, क्या कि भाई 9 सीढ़ियां हैं और 9 सीढ़ियों के बाद एक छोटा सा चौक आ जाता है। उस चौक से यदि हम आगे देखें तो हमें 9 सीढ़ियां दिखाई देती, उस चौक का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नौ चौकी पाल कहा जाता है। क्या इसे नौ चौकी पाल कहा जाता है। ये जो इसे 25 शिलालेख, इसको राज प्रशस्ति भी कहते हैं। और इस राज प्रशस्ति का मतलब है कि भाई प्रशस्ति का मतलब वहां के किसी इतिहास को लिखा गया होगा, यह राज प्रशस्ति है। तो भाई यदि हम इस राज प्रशस्ति की भाषा की बात करें कि कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है, तो जवाब हो जाता है कि सर ये तो संस्कृत भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा भाई, संस्कृत भाषा की बात की जाती है। एक यदि हम बात करें इसका जो लेखन का जो कार्य है, किसकी बात करें, इसके लेखन का जो कार्य है, ये लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया भाई, तो याद रखना रणछोड़ भट्ट तैलंग का नाम आता है कि इसका लेखन का कार्य किसने किया, रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो मेरे भाई इसके ऊपर आपके मेवाड़ जो है ना, इस मेवाड़ के इतिहास की बातें लिखी हुई, अर्थात मेवाड़ का इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। किसने लिखा, तो मेरे भाई लिखा था रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा। और किस भाषा के अंदर लिखा गया, हाँ भाई मेरे प्यारे गुरुजी एक बात पूछूं, यह ऑनलाइन क्लास की वीडियो यूट्यूब पर कितने दिन तक रहेंगे? हमेशा रहेंगे बेटा, जब तक यूट्यूब है तब तक तो रहेंगे ही। चलो जी ठीक है, तो यह हो जाती है राजसमंद झील की बात करें, काकरोली राजसमंद के अंदर है। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा 1662 से लेकर के 1668 की बात की जाती है। इसके ऊपर एक बांध बनाकर इस राजसमंद का झील का निर्माण किया गया। इसी झील के किनारे पर घेवर माता का मंदिर है, यहीं पर द्वारिकाधीश का मंदिर है, यहीं पर नौ चौकी पाल है। और नौ चौकी पाल की बात करें तो 25 संगमरमर के पत्थरों का शिलालेख है जिनके ऊपर लिखा गया है, और इनको राज प्रशस्ति भी कहते हैं। और इस राज प्रशस्ति की बात करें, इसकी यदि हम बात करें तो इसका भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा आती है। लेखन का कार्य किसके द्वारा,
तो याद रखना रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा किया गया। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, तो मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। तो हो जाए भाई इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। हाँ जी, चलें आगे। आगे देखो भाई, अगली लाइन की बात करते हैं। अब और कौन सी झील आती है? नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये बता दो भाई। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये जरूर बता दो भाई। हाँ, राज सिंह से लेकर के और अमर सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ। शाबाश। जो राज सिंह था उन्होंने झील का निर्माण करवाया, तो वहां से लेकर के और उसके बाद में अमर सिंह तक का इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलें भाई आगे। अगली झील की बात करें सर, अगली झील कौन सी आती है? तो अगली झील देखो, नोट्स बनाना भाई, और उसका नाम आता है नक्की झील। कौन सी झील आती है मेरे भाई? नक्की झील की बात करें। हाँ जी, इस नक्की झील के बारे में बहुत सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी, दिल खुश हो जाएगा। सर यह तीसरी लहर का डर लगता है। नहीं बेटा, वैक्सीनेशन कर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स तो बना रहे, शाबाश, वेरी गुड। ये हुई ना बात। आ जाओ, नक्की झील की बात करें। ये कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही के अंदर है। यहीं पर है नक्की झील। देखो भाई, ये मैं एक झील बना लेता हूं। ये झील होगी भाई नक्की झील। मेरी तरह ही नोट्स बनाने, बस ऐसे कैसे बना लेने, लिखना नहीं है। क्या हुआ सर यहां पर? सबसे पहली चीज हम बात करें सर, इस नक्की झील का निर्माण कैसे हुआ। तो भाई इस निर्माण के बारे में ना कई रोचक जानकारियां यहां पर आती हैं। कई रोचक जानकारियां आती हैं। सर एक रोचक जानकारी तो ऐसी है जो हर बार एग्जाम में आएगा। क्या भाई? एक तो कहा जाता है कि देवताओं के नाखूनों के द्वारा, देवताओं की बात करें, देवताओं के नाखूनों द्वारा, बस अब ये कहते हैं, अब सही था कि नहीं था, ऐसा कहा जाता, कहते हैं कि भाई ऐसा था। अब सही था कि नहीं था ये मुझे नहीं पता, कि भाई देवताओं के इतने बड़े नाखून थे कि उन्होंने क्या कर दी, झील खोद दी। ऐसा कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसका निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा करवाया गया। एक और आता है, एक कहा जाता है इसके निर्माण के बारे में, क्या, किसका निर्माण जो है ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण। किससे निर्माण भाई? ये कहते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है, और इसकी वजह से ये कैसी झील है, ये क्रेटर झील है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, और एक कैसी झील है, क्रेटर झील है। लेकिन इसके बारे में एक कहानी और आती है, बड़ी रोचक है और आपको दिल को छूने वाली है। एक प्रेम कहानी है। ये कहते हैं कि भाई ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र विशेष के अंदर एक सुंदर सी लड़की रहती थी। उससे किसी लड़के को प्यार हो जाता है, किसी लड़के को उससे प्यार हो जाता है, और वो कहता है कि भाई मैं इसे अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। ऐसे वो अरमान या ख्वाब रखता है। अब भाई शादी करनी होगी तो घर वालों से मिलना पड़ेगा। तो पहले तो लड़की के पास जाता है कि भाई उसे कहता है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, तू मुझे अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, और मैं जीवन संगनी बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा भाई मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे मम्मी पापा से जाके मिलो, उनकी मंजूरी होगी तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने समाज संस्कृति सभ्यता यही कहती है कि मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं और अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाते हैं। सबके घर में ही ऐसा ही होता है, आपके घर में भी हुआ, अगर मेरे भी हुआ था। ठीक है जी, हाँ, झील को बादल बना दिया, वेरी गुड। उसके बाद में वो कहते हैं कि वो लड़का जो है ना उस लड़की के घर पे जाता है और उनके लड़की के घर वालों को कहता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो देखो हर माँ बाप चाहता है कि भाई उनका जो दामाद हो कमाने वाला हो, निठल्ला नहीं हो, मेहनती हो, सैलरी कम है ज़्यादा अलग विषय है, लेकिन मेहनती हो। तो उन्होंने कहा भाई तू ये प्रूव कर दे कि तू मेहनती है और तू हमारी लड़की से प्यार करता है, तो हम तेरी शादी कर देंगे। बोले मुझे क्या करना होगा प्यार के लिए? तूने कहा कि तू रात रात में एक झील बना दे। क्या? अरे रात रात में एक झील का निर्माण कर दे। उसने कहा बस
इतनी सी बात। और ये कहते हैं कि भाई वो आदमी जो है ना, ऐसा कहा जाता है कि वो आदमी, उस व्यक्ति विशेष ने रात रात में इस नक्की झील का निर्माण करवा दिया। और सुबह जब वो जाता अपने घर पे, ससुराल पे जाता है और जाके जब कहता है ना, उनको जाके कहता है कि भाई मैंने तो झील बना दी, तो उसके पिताजी तो मान जाते हैं कि ठीक है बेटा, अच्छी बात है, हम अपनी लड़की की शादी तेरे से कर देंगे। लेकिन कहा गया कि उसकी मम्मी ने कहा कि ना, नहीं करने वाले हैं शादी। तो फिर कहते हैं कि वो आदमी बेचारा, उसको वो जो है ना, वो सुसाइड कर लेता है। ऐसा कुछ बात यहां पर आती है। और इन दोनों की प्रेम कहानी की बात करें, सर झूठ तो नहीं बोल रहे ना भाई, झूठ नहीं बोल रहा। ऐसी प्रेम कहानियां आज भी इस नक्की झील के आसपास या माउंट आबू क्षेत्र में गूंजती हैं लोगों के कानों में। और इस झील के किनारे पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। और वो मंदिर किसका बना हुआ बता दूं यहां से, वो मंदिर बना हुआ रसिया बालम का मंदिर, रसिया बालम का मंदिर बना हुआ है। और ये कहते हैं कि मंदिर, और ये कहते हैं कि वो रसिया जो बालम था, इसी रसिया बालम के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो एक निर्माण में आता है कि भाई रसिया बालम के द्वारा, किसके द्वारा? अरे रसिया बालम द्वारा निर्माण। अब किसको माने, ये विषय अलग चीज है, एग्जाम में आ जाए, अपना तो काम है सिलेक्शन लेना। तो कहते हैं कि रसिया बालम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो देवताओं के द्वारा निर्मित ये है। प्यार को समर्पित झील कौन सी आती है? नक्की झील। ये एक बार ऐसे झील से जिसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई गाइडों के अंदर। तो इसे ज्वालामुखी से निर्मित झील भी कहते हैं, क्रेटर झील भी है, और एक कहते हैं कि रसिया बालम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसीलिए इस झील के किनारे पर रसिया बालम का मंदिर भी स्थित है। और यदि आप में से कोई गया होगा, सही है सर मैं वहीं का हूं, कोई गया होगा तो रसिया बालम का मंदिर भी देखा होगा। और पक्की बात है, कुछ एक तो वहां पे धागा भी बांध के आए होंगे कि सर रसिया है मेरे रसिया बालम, हम पे भी थोड़ी सी दया दृष्टि रखना। चलो इस बार जाओ ना तो बांध के आना भाई। हो गई बात इसके साथ। एक देखो और इसकी क्या विशेषता आती है। एक आती है कि ये राजस्थान के अंदर क्या है भाई, सर्वाधिक ऊंचाई पर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, उड़िया के पठार पर है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। एक यदि हम बात करें, हाँ बेरोजगार राशि, क्या बात है, मतलब इस यहाँ पर भी बेरोजगार ढूंढ ले बेटा। उस समय रोजगार बेरोजगार की बात ही नहीं होती थी, ये तो पिछले 10 सालों में जाकर के हुआ है। चलो एक आता है कि भाई राजस्थान की एकमात्र झील, राजस्थान की एकमात्र झील जो शीतकाल में जमती है, शीतकाल में जमती है। कहानियां बहुत हैं लेकिन अपने को उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। अच्छा रसिया, ओहो सॉरी भाई रे, हाँ रसिया, ओहो क्या बात है भाई, रसिया और बालम में गलत लिख दूं, आप लोगों को कैसे मंजूर हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ जी चलो भाई, ये कहानी है, मैं नहीं कह रहा बेटा, कोई वहां की कहानियां हैं लोगों की। हो गई बात यहां से। एक याद रखना, ग्रासिया की बात करें, ग्रासिया जनजाति का, किसकी बात करें भाई, ग्रासिया जनजाति का, या ग्रासिया जनजाति की, ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील, ग्रासिया जनजाति की क्या है ये, पवित्र झील है। और पवित्र झील का है इसीलिए इनके द्वारा यहां पर क्या किया जाता है भाई, अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। ग्रासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील कौन सी है, यही नक्की झील है। और इसीलिए यदि हम बात करें तो यहां पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा इस नक्की झील के ऊपर कुछ बड़े पत्थर रखे हुए हैं, कुछ बड़े पत्थर हैं। उन बड़े पत्थरों की बात करें, एक पत्थर जो है उसकी, एक बड़ा पत्थर जिसकी आकृति की बात करें, आकृति मेंढक जैसी है, और उसे कहा जाता है टोड रोक। उसे क्या बोलते हैं, टोड रोक। और ऐसा कहते हैं कि मेंढक जो है ना, ऐसा लगता है कि इसी नक्की झील में छलांग मारने वाला है। हाँ भाई, हाथी चंपा राम जो रखी गुफाएं हैं बताता हूं। एक यहां पर हम बात करें, एक यहां पर एक की आकृति की बात करें, एक बड़ा पत्थर, उसकी आकृति जो है ये पणिहारी जैसी है, और उसे कहा जाता है नंदरोक। उसे क्या कहते हैं, रनरोक, नंदरोक। एक यहां पर एक की आकृति जो है
वो जोड़े जैसी है, जोड़े नुमा। सर जोड़े नुमा का मतलब ऐसा लगता है कि एक महिला और पुरुष दोनों पास पास बैठे हैं, उसे क्या कहा जाता है? कपल रोग कहा जाता है। और देखो एक इसी झील में, इस झील के ऊपर जब अपन जाते हैं तो यहां पर रास्ते में कुछ गुफाएं आ जाती हैं। आथी गुफा, चंपा गुफा, नंदी गुफा, राम झरोखे, ये कुछ गुफाएं आ जाती हैं। बस सुनो भाई दोबारा से। हाँ बेटा अभ्यारण्य पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना, अभी तो झील पढ़ा रहा हूं। नक्की झील की बात करें, कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है। अब सुन लो अच्छे से, रट देना। निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा माना जाता है, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से निर्माण माना जाता है, या हम कहें क्रेटर झील इसको कहा जाता है। बताता हूं बेटा। उसके बाद रसिया बालम के द्वारा निर्माण माना जाता है। इसी झील के किनारे पर गुफाएं हैं। आथी गुफा, चंपा गुफा, नंदी गुफा और राम झरोखे आ जाते हैं। इसी झील के किनारे पर रसिया बालम का मंदिर है। यहीं पर यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान की एकमात्र झील है जो शीतकाल में जमती है। ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है जिनके द्वारा यहाँ पर क्या अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। बताता हूं बेटा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर बड़े पत्थर हैं, आकृति जिसकी मेंढक की जैसी उसे टोड रोक, एक की आकृति पणियारी जैसी इसे नंद रोग कहा जाता है, एक इसे यहाँ पर एक की आकृति जोड़े नुमा जिसे कपल रोग कहा जाता है। इसके अलावा भी दो तीन बातें हैं। क्या भाई? देखो एक इसी झील की बात करें, इसी झील की बात करें, इसी झील की बात करें, इसके किनारे पर एक आ जाता है अर्बुदा माता का मंदिर भी है। इसी झील के किनारे पर क्या है? अर्बुदा माता का मंदिर है। और इसीलिए ये जो अरावली है, इस अरावली को क्या कहा जाता है? अर्बुदा श्रेणी कहा जाता है सिरोही के अंदर। एक यदि हम बात करें, ये राजस्थान का क्या है भाई? एकमात्र हिल स्टेशन है। ये राजस्थान का एकमात्र क्या है? हिल स्टेशन है। यदि हम बात करें यहां का सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है। यहां का सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है। कोई गया होगा तो वहां देखोगे इस पहाड़ी के ऊपर, तो मेरे भाई वहां से सामने से ऐसा लगता है कि जो सूर्य जो है ना वो किसमें समा रहा है? इस पृथ्वी के अंदर समा रहा है। तो यहां का सनसेट पॉइंट भी प्रसिद्ध है। एक इसी के किनारे पर रघुनाथ जी का मंदिर भी आता है। रघुनाथ जी का मंदिर भी यहीं पर है। रघुनाथ जी का मंदिर भी यहीं पर आ जाता है। एक यदि हम बात करें इसी झील के किनारे पर थोड़ा देखें तो यहीं पर एक शांति भवन भी है। इसी झील के पास एक शांति भवन है, जैन धर्म से संबंधित है। कोई गया होगा तो पता होगा, शांति भवन आता है यहाँ पर। उस शांति भवन के अंदर आप कितने भी अंदर जाके बैठोगे ना तो ऐसा लगता है कि हाँ हे भगवान शांति तो ये है, ऐसा लगता है यहाँ से। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आते हैं। तो अर्बुदा माता का मंदिर है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन यहाँ पर आता है। यहाँ का सनसेट पॉइंट प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर यहाँ पर आता है और यहीं पर शांति भवन भी इसके पास आ जाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो भाई हो जाए इसका भी स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये भी स्क्रीनशॉट आपको लेनी है नक्की झील की, और ये भी आपको लेना है। उसके बाद अब चलते हैं आगे, बढ़े भाई आगे, शाबाश। आगे देखो अगली झील कौन सी आती है। अगली झील की बात करें भाई, अगली झील आ जाती है आना सागर झील। अगली झील कौन सी है? आना सागर झील की बात करें, कौन सी झील है भाई? आना सागर झील की बात करें। देखो हाँ जी, आना सागर झील की बात करते हैं। और इसी झील के साथ एक और पढ़ लेते हैं, इसी के साथ कौन सी? फाई सागर झील। ये दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं। आना सागर झील और फाई सागर झील दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं। दोनों कहां पर हैं? अजमेर के अंदर है। आना सागर झील और फाई सागर झील दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, और दोनों कहां पर है भाई? अजमेर के अंदर
आती हैं। अब बातें सुन लो यहां से। सबसे पहले ये एक झील बना दी, ये लो भाई, इस झील का नाम क्या है? आना सागर झील। जब मैंने देखा था आज में उसमें अंतर आ गया, आज तो जीर्णोद्धार हो गया। आना सागर झील की बात करें सबसे पहले, अजमेर में है। एक तो ध्यान में रखना भाई, इसके अंदर कौन सी नदी आकर के गिरती है? तो इसमें नदी जो आती है, उस नदी का नाम है बांडी नदी। नदी कौन सी आती है यहां पर? बांडी नदी इसके अंदर आकर के गिरती है। अब देखो, इस आना सागर झील के यदि हम निर्माण की बात करें, सर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो पक्की बात है आप सबको आता है और सबने जवाब भी दे दिए। क्या? अरे सबने तो जवाब भी दे दिए। सर इसका निर्माण की हम इसकी बात करें, हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है? हिल का मतलब पहाड़ी, और पहाड़ियों के ऊपर स्टेशन है जहां पर हम लोग ठहर सकते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र स्थान है जहां पर पहाड़ियों पे ठहरने का स्थान है, जहां पर ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां पे शीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हाँ जी, चलो जी, आधा तो बावड़ा ही होगा। निर्माण की बात करें, इसका निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया भाई? अर्णोराज के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। कब? 1137 में। हो गई क्या बात याद? आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। और कब करवाया था? 1137 के अंदर। अब इस आना सागर झील के सहारे दो नाम आते हैं। एक नाम आता है जहांगीर का और एक नाम आता है शाहजहां का। इन दोनों के बारे में कई बातें यहां पर आती हैं। सर क्या क्या आती हैं? देखो, इस जहांगीर की बात करें तो इस जहांगीर के द्वारा यहां पर एक बाग का निर्माण करवाया गया जिसका नाम था दौलत बाग। जिसका नाम क्या था? दौलत बाग। और वर्तमान में इस दौलत बाग का नया नाम क्या हो गया? इसका नया नाम हो गया भाई सुभाष उद्यान। तो जहांगीर के द्वारा एक यहां पर एक बगीचा बनाया गया और इस बगीचे का नाम क्या था? दौलत बाग। और इस दौलत बाग का नया नाम क्या कर दिया? सुभाष उद्यान। इसी जहांगीर के द्वारा भाई, यहीं पर हम बात करें, इसी जहांगीर के द्वारा यहां पर और क्या किया गया? तो एक याद रखना, रूठी रानी का महल बनवाया गया। रूठी रानी का महल एक इसी जहांगीर के द्वारा यहां पर क्या बनवाया गया मेरे भाई? रूठी रानी का महल बनवाया। और इस रूठी रानी के महल की बात करें, ये महल किसका था? रूठी रानी का महल, तो जवाब हो जाएगा सर नूरजहां का। किसका है मेरे भाई? नूरजहां की बात हो जाती है कि जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए यहां पर क्या करवाया था? एक रूठी रानी का महल बनवाया। यह भी ध्यान में रखना, इस नूरजहां की मां की बात करें, इसकी मम्मी की बात करें, नाम आता है अस्मत बेगम। क्या नाम है? अस्मत बेगम। और ये वही अस्मत बेगम है जिसने इस आना सागर झील की बात करें, इस आना सागर झील की बात करें, इसी आना सागर झील के किनारे पर क्या किया था भाई? इत्र का निर्माण किया था। किसका निर्माण? अरे इत्र का निर्माण किया था। तो अस्मत बेगम थी जो इसने इस झील के किनारे पर क्या किया था? इत्र का निर्माण यहां पर किया गया है। क्लियर हो गई बात यहां से? चलो, उसके साथ साथ अब शाहजहां की बात की जाती है कि सर इस झील के किनारे पे शाहजहां की क्या बातें आती हैं? तो मेरे भाई शाहजहां की एक ही बात आती है कि यहां पर शाहजहां के द्वारा क्या किया गया? तो संगमरमर की 12 दरी की बात करें, 12 दरी का निर्माण, 12 दरी का क्या किया गया? निर्माण यहां पर किया गया। संगमरमर की 12 दरी का निर्माण किया गया। क्लियर होगी भाई यहां से? तो आना सागर झील, नदी कौन सी आके गिरती है भाई? बांडी नदी। निर्माण अर्णोराज के द्वारा 1137 में करवाया। इसी झील के साथ जहांगीर की बात करें और जहांगीर की बात करें और शाहजहां की बात करें, दो नाम याद रखना। जहांगीर के द्वारा यहां पर एक दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। हाँ सर, टॉम्स रो से मुलाकात हुई थी। ठीक है बेटा, शाबाश। और
एक यहां से बात करें, इसी दौलत बाग का नाम क्या? सुभाष उद्यान। और यहां पर ये भी बता दूं, इस सुभाष उद्यान की यदि हम बात करें, इसके अंदर 2 झरने हैं। इस सुभाष उद्यान के अंदर मेरे भाई 2 झरने आते हैं। उसका एक झरना जिसका नाम है चश्मा ए नूर, चश्मा, एक झरना आता जिसका नाम क्या है? चश्मा ए नूर। एक झरना है जिसका नाम है चश्मा ए नूर। इसी सुभाष उद्यान में झरना है जिसका नाम क्या है? चश्मा ए नूर। क्या नाम है? चश्मा ए नूर की बात यहां पर की जाती है। और एक इसी झील के किनारे पर जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां की बात करें, इस नूरजहां के द्वारा कि नूरजहां के लिए रूठी रानी का महल बनवाया था। और नूरजहां की मां का नाम आता है असमत बेगम। और इस असमत बेगम ने इसी झील के किनारे पर, ऐसा कहा जाता है क्या, कि भाई इत्तर का निर्माण किया था। चलो आगे चलें। वैसे आना सागर झील के निर्माण की बहुत सारी बातें यहां पर आती हैं, लेकिन अपने को वहां पे जाना नहीं है। हाँ जी, उसके बाद अगली झील आती है कौन सी? फाई सागर झील। ये लो बना दी भाई, फाई सागर झील। ये हो गई फाई सागर झील। इस फाई सागर झील के साथ याद रखना, इसके अंदर भी बात करें, इस झील की बात करें, इस झील के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में बार बार पूछी गई वो कि ये जो झील है ये राजस्थान की एकमात्र झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसके निर्माण का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। बाढ़ नियंत्रण राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके निर्माण का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। बाकी जितनी भी झीलें हैं ना, उन सब का उद्देश्य था पेयजल की आपूर्ति करना या अकाल राहत के दौरान काम करवाना। लेकिन मेरे भाई यदि हम बात करें फाई सागर झील, तो इस झील के एकमात्र झील ऐसी आती है, यदि हम बात करें जिसका निर्माण, इसके निर्माण की बात करें तो 1891-92 के आसपास इंजीनियर फाई के द्वारा, किसके द्वारा? इंजीनियर फाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये राजस्थान की एकमात्र झील है जिसकी यदि हम बात करें भाई, जिसका निर्माण बाढ़ के नियंत्रण के लिए किया गया है। रामकिशन शर्मा सर, इसकी पीडीएफ डाल दिया करो सर प्लीज। बेटा पीडीएफ मिलती है। रोहित जी सर प्लीज यूज इंग्लिश टर्म। ओके भाई, इसका जो निर्माण करवाया गया था उसकी बात यहां पर करें। और याद रखना कि सर बाढ़ आती है तो कौन सी नदी? तो भाई इसके साथ भी नदी कौन सी आती है? बांडी नदी आती है। इसके साथ भी नदी कौन सी आती है? बांडी नदी आती है। अब इस फाई सागर झील के साथ एक चीज और, यदि इस फाई सागर झील में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो पानी किधर लाया जाता है? आना सागर झील में। तो याद रखना, फाई सागर से जलापूर्ति आना सागर में। इसीलिए दोनों एक साथ पढ़ाई हैं, हो गई बात यहां से क्लियर। तो आना सागर और फाई सागर झीलें दोनों अजमेर में हैं। आना सागर अर्नोराज 1134, फाई सागर 1891-92 के आसपास। एकमात्र झील जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। और इस झील में पानी अधिक होने पर इसकी पानी की आपूर्ति कर दी जाती है आना सागर झील में। और अब एक लाइन और सुन लेना, ये आपके अब काम के आने वाली है। यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि बताओ लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? क्या लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहोगे सर नाग की पहाड़ियां। पक्की बात है। लेकिन यदि ऑप्शन की यदि हम बात करें, यदि ऑप्शन के अंदर आना सागर झील हो, फाई सागर झील हो, या नारायण सागर बांध हो, या एक कोई बांध और दे दे, अजमेर के अंदर नारायण सागर बांध का नाम दे दिया, आना सागर झील दे दी, फाई सागर झील दे दी, और एक नाम कोई और दे दिया, 4 नाम दे दिया, पूछा बताओ लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो क्या बताओगे भाई? या क्वेश्चन मैं बना देता हूं यहां से। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन आ जाए कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? लूनी नदी का
उद्गम स्थल है। ये लो भाई, ऑप्शन 1 आना सागर झील, ऑप्शन नंबर 2 फाई सागर झील, नंबर 3 पुष्कर झील, नंबर 4 नारायण सागर बांध। और चारों के चारों अजमेर में है। क्या करोगे भाई, मारे गए ना। हम तो खुश थे कहां पर पढ़ के, नाग की पहाड़ियां। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो फिर क्या ठोक के आना है, आना सागर झील। फिर क्या ठोक के आना मेरे भाई, आना सागर झील ठोक के आ जाना। तो याद रखना, क्या यदि पूछा जाए, यदि झीलों की बात करें और लूनी नदी का उद्गम पूछा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आना सागर झील। तो हो जाए भाई इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चलें भाई, हो गया स्क्रीनशॉट, शाबाश। अब चलते हैं आगे। अभी तो कुछ और झीलें हैं। देखो, अगली झील की बात करें, अगली अपनी झील आ जाती है कोलायत झील। अगली अपनी झील कौन सी है भाई, कोलायत झील की बात करें। ये जो कोलायत झील है ये कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, बीकानेर के अंदर। इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी ज्यादा कहानी नहीं है। इसकी यदि हम बात करें, एक तो इसका उपनाम आता है और इसे कहा जाता है मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। क्या कहते हैं इसे, कहा जाता है भाई, इसे कहते हैं मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। इसे मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। हो गई कोलायत झील। ये कोलायत झील है, क्या कहते हैं, मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। एक यदि हम बात करें, इसी झील के किनारे पर एक आश्रम बना हुआ है और आश्रम किसका है, कपिल मुनि जी का है। किसका है, कपिल मुनि जी का आश्रम है। और इसी कपिल मुनि जी के आश्रम की बात करें, यहाँ पर मेला लगता है। और मेला कब लगता है भाई, प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। प्रतिवर्ष ये मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कब, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इसी कार्तिक पूर्णिमा को, इसी मेले के अंदर दीपदान महोत्सव होता है। यहां पर क्या होता है, दीपदान महोत्सव, अर्थात रात्रि के समय की यदि हम बात करें तो लोगों के द्वारा जो दीप, प्रज्वलित जो दीप है वो इस झील के अंदर प्रवाहित किए जाते हैं, ताकि वो झील का देखने का नजारा ही कुछ और हो जाता है। और यदि हम बात करें तो ये बात यहां से आ जाती है। बस इतनी सी तो बात है, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें कोलायत झील की, क्या कहा जाता है इसे, मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है। और इस झील के किनारे पर कपिल मुनि का आश्रम यहां पर आ जाता है। और एक याद रखना, इस कपिल मुनि जी के आश्रम पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। दूसरा, कार्तिक पूर्णिमा की यदि हम बात करें ना, तो यह भी ध्यान में रखना, एक मेला कहां लगता है, पुष्कर में। और एक चीज और याद रखना कि यहां चारण जाति के लोग नहीं जाते, यहां चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं, लोग नहीं जाते हैं। यहां पर चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं, या चारण जाति के लोग इस मेले के अंदर भाग नहीं लेते हैं। तो चारण जाति के लोग इस मेले के अंदर भाग नहीं लेते हैं। हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, बस इतना सही है। हाँ जी भाई, आगे बढ़े। अगला देखो, अगली झील की बात करें, अगली झील कौन सी आती है भाई, अगली झील आ जाती है फतेह सागर झील। अगली झील है फतेह सागर झील। और कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। मेरे साथ साथ ही बनाते चलना। फतेह सागर झील कहां पर है, इस उदयपुर की बात करें, इसकी यहां पर बात की जाती है फतेह सागर झील की। उदयपुर के अंदर है सर। फतेह सागर झील कहां पर आई, कैसे इसकी बात हुई, इसकी कई विशेषताएं आ जाती हैं। तो ये तो बना दी मैंने झील, जिसका नाम क्या हो गया, फतेह सागर झील। बना लो पेज के अंदर, आधा पेज तो कम से कम लग ही जाएगा।
आधा पेज तो लग ही जाएगा। ये जो फतेह सागर झील की बात करें, इस झील को याद रखना, एक तो इसे कनाट झील भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे भाई कनाट झील भी कहते हैं, कनाट झील भी कहा जाता है। याद रखना इसे क्या कहा जाता है, तो कनाट झील के नाम से भी जाना जाता है। एक इसी झील की बात करें, एक इसी झील की बात करें भाई, इसी के किनारे पर सहेलियों की बाड़ी स्थित है। इसी झील के किनारे पर सहेलियों की बाड़ी स्थित है कि नहीं है। एक इसी झील की बात करें, इसी झील के किनारे पर महाराणा प्रताप की अष्टधातु की अश्वारोही प्रतिमा भी है। इसी झील के किनारे पर महाराणा प्रताप की एक अष्टधातु की अश्वारोही प्रतिमा भी है। यदि हम बात करें सर इस झील की बात करें, तो याद रखना इस झील का निर्माण की बात करें क्या क्या हुआ था, तो याद रखना इसके निर्माण की बात करें, सबसे पहले इसका निर्माण जो है ये जयसिंह ने करवाया था। महाराणा जयसिंह के द्वारा सबसे पहले इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन बाद में कहा जाता है कि झील जो है ये नष्ट हो गई थी, या झील की जो तलहटी थी उसके अंदर मिट्टी जम जाती है। और उसके बाद में इस झील की पुनः आधारशिला की बात की जाती है कि पुनः जो इसकी आधारशिला है ये 1888 की बात करें, 1888 में किसके द्वारा, तो आधारशिला की बात करें पुनः रखी जाती है किसके द्वारा, ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा। किसके द्वारा, ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा। और इसी ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखने के कारण इस झील का एक नाम और आता है, इसे कनाट झील के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद आता है इसका सर पुनः निर्माण किसके द्वारा, तो फिर पुनः निर्माण होता है महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा किया जाता है लगभग 1900 के आसपास। और इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, फतेह सागर झील पड़ जाता है। क्या नाम पड़ता है, फतेह सागर झील पड़ जाता है। एक देखो इसी झील के अंदर की बात करें, इस झील के अंदर पर मेरे भाई एक टापू है जिसका नाम है नेहरू टापू। इस झील के अंदर एक टापू है जिसका नाम क्या है, नेहरू टापू है। इस नेहरू टापू पर एक तो पार्क बना हुआ जिसका नाम क्या है, अरे नेहरू पार्क है। और एक यदि हम बात करें तो यहाँ पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। क्या याद रखना, यहाँ पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला की बात करें, सौर वेधशाला क्या की गई, स्थापना। बस इतनी सी बात यहाँ पर आती है। फतेह सागर झील की बात करें तो क्या क्या पड़ा, फतेह सागर झील कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण सबसे पहले महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, महाराणा जयसिंह के द्वारा सबसे पहले इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये झील नष्ट हो गई थी। उसके बाद इसका पुनः आधारशिला किसने रखी, ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा 1888 में रखी गई। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कनाट झील भी कहा जाता है। और इसका पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। और इसीलिए क्या कहा जाता है भाई, इसे फतेह सागर झील के नाम से जान लिया जाता है। और इस झील के अंदर टापू जिसका नाम है नेहरू टापू, उसके ऊपर नेहरू पार्क है। और भारत की पहली यदि हम बात करें, पहली सौर वेधशाला भी यहाँ पे स्थापित की गई थी। भाई वैद एक कह रहा कि सर ये 12 दरी क्या होती है बेटा, मकान होते हैं जिसके 12 दरवाजे। एक यदि हम बात करें, इसी झील को कनाट झील कहते हैं। इसी के किनारे पे सहेलियों की बाड़ी है। और इसी झील के किनारे पर महाराणा प्रताप की एक अष्ट धातु की प्रतिमा आ जाती है। तो हो जाए भाई इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। एक चीज और याद रखना, इस फतेह सागर झील को देवली तालाब भी कहते हैं। ये देवली के पास इसको देवली तालाब भी कहते हैं, इसको देवली तालाब भी कहा जाता है। और ये भी ध्यान में रखना, इस एक स्वरूप सागर झील और पिछोला झील को जोड़ने का भी काम करती है, वो भी चर्चा करेंगे भाई। फतेह सागर को पिछोला से जोड़ती है स्वरूप सागर, आएगी, चिंता मत करो। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। चलें आगे, देखो और चलें भाई। एक झील आ जाती है मेरे भाई जिसका नाम आता है सिल्लीसेट झील। एक आ जाती है सिल्लीसेट झील। सिल्लीसेट से पहले एक नाम बता देता हूं,
स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर झील, इसके साथ ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो स्वरूप सागर झील है, इधर तो क्या आ जाती है, फतेह सागर झील, और इधर क्या है, पिछोला झील। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है कौन सी झील, स्वरूप सागर झील। बस इतना सा आ जाता है। यदि पूछें कि भाई दोनों को जोड़ने का काम कौन सी करती है, पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने का काम कौन सी करती है, स्वरूप सागर झील की बात की जाती है। बस इतनी सी है। उसके बाद देखो एक झील आती है सिल्लीसेठ झील, और सिल्लीसेठ झील की बात करें, ये कहां पर है भाई, अलवर के अंदर है। सिल्लीसेठ झील कहां पर है, अलवर के अंदर है। नारायण सागर बांध बेटा इसका मतलब नदी नहीं पढ़ी, बावड़ा ही हो गया, मतलब बाकी पढ़ना ही नहीं है नदी, इसका मतलब पहले वाले टॉपिक पढ़े ही नहीं। भाई जो पहले वाले टॉपिक नहीं पढ़े और अब वो पूछोगे तो आप उम्मीद करोगे जवाब दे दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले जाके पढ़ो बेटा, नदियां पढ़ाई है, नारायण सागर बांध सब बढ़ाया मैंने अच्छे से। आ जाओ, सिल्लीसेठ झील की बात करें, ये कहां पर है, अलवर के अंदर है। अब जैसे ये तो हो गई आपकी सिल्लीसेठ झील, ये तो हो गई सिल्लीसेठ झील। अब इसके बारे में क्या क्या बातें आती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो इसे क्या कहा जाता है, एक तो इसे कहा जाता है भाई राजस्थान का नंदन कानन। क्या कहते हैं इस झील को, इसे कहा जाता है राजस्थान का, अब छोटी छोटी झीलें हैं, नंदन कानन झील, लंबी चौड़ी कहानी नहीं इनके साथ, छोटी छोटी झीलें हैं, बस याद रखनी है झीलें हैं। हाँ जी, यदि हम बात करें राजस्थान का नंदन कानन झील की बात करें, एक यदि हम बात करें इसी झील की बात करें, इसी झील के किनारे पर एक महाराणा विनय या विनय सिंह के द्वारा रानी शीला की याद में एक महल बनाया था। याद रखना, झील के किनारे पर, लिख देता हूं यहां पर, झील किनारे महाराजा विनय सिंह के द्वारा, विनय सिंह द्वारा रानी शीला की याद में महल, शीला की याद में महल बनाया, महल। और ये जो महल है, इसी महल को वर्तमान में क्या कर दिया, वर्तमान में होटल लेक पैलेस बना दिया, लेक पैलेस। और किसके द्वारा संचालित है, आरटीडीसी। खत्म, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। छोटी छोटी बातें। क्या भाई, सिल्लीसेठ झील की बात करें, ये कहां पर है भाई, बेटा इतिहास मत पूछो, ज्योग्राफी ज्यादा ठीक रहेगी, इतिहास मत पूछो, इतिहास नहीं आता बेटा मुझे। देखो हम बात करें सिल्लीसेठ झील की, कहां पर है, अलवर के अंदर है। इतनी सी तो बात है। क्या कहते हैं इसे, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। और इस झील के किनारे पर महाराणा विनय सिंह के द्वारा रानी शीला की याद में क्या बनाया, एक महल बनाया गया। और उस महल को क्या कहा जाता है, उस महल को वर्तमान में क्या बना दिया, होटल लेक पैलेस बना दिया। और इसका संचालन किसके द्वारा, आरटीडीसी के द्वारा। बस खत्म, इतनी सी झील है, बात ही चार हैं, और यदि चार हैं तो आपको याद हो जानी चाहिए। तो चलो आज की यदि हम बात करें, आज इतनी ही चर्चा करेंगे। कल कुछ जो झीलें बच गई खारे पानी की, वो और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी की बात करें, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।